अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमारा जो टॉपिक था वो था क्वेश्चन नंबर 6। हमने 5 स्किप किया था। मैंने कहा था कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों ही। पांचवा जो प्रोविडेंट फंड का था उसकी कैलकुलेशन के हवाले से स्पेशली, और जो क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसकी वर्किंग के हवाले से, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें सारी रेटिंग है। रेटिंग किस हवाले से है कि क्वेश्चन में सैलिड पर्सन को कौन कौन सी वो सारी परक्विजिट्स की टाइप्स के सैलिड पर्सन जो एंजॉय करता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, या फिर कौन सी ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है टैक्स के हवाले से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो सेकंड स्केड्यूल के मुताबिक है, जिसमें एग्जम्पशन उसे मिली हुई हैं। वो एग्जम्पशन किस लेवल तक ये है, कितनी अमाउंट टैक्सेबल होनी है या कितनी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होनी। अच्छा, टैक्स का फार्मेट मैं उस दिन भी थोड़ी सी 2 लाइनें लगा के हमने डिस्कस किया था। इंशाल्लाह कंप्लीट मज़ीद हम आगे नेक्स्ट डे पे इसे जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। 2 लाइन्स बिल्कुल मैंने कहा था सीडीएस की तरह, जो बच्चे बीकॉम पार्ट 2 के कॉस करते हैं तो कॉस में हम 2 लाइनें जो सीडीएस के लिए मेंशन करते हैं, लास्ट लाइन में हम फाइनल अमाउंट्स को लिख रहे होते हैं और सेकंड लास्ट कॉलम में हम कैलकुलेशन कर रहे थे, एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे बीआरएस में हम करते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ फुली टैक्सेबल की जब बात होगी तो इसका मतलब है कि वो सारी की सारी अमाउंट पर टैक्स लगना है, क्योंकि क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। एक टोटल इनकम हम बनाते हैं कि किसी शख्स की आमदनी टोटल कितनी है, फिर उसमें से हम डिडक्शंस देखते हैं कौन कौन सी होनी है कि टैक्सेबल इनकम कितनी जिस पर टैक्सेस लगने हैं, और लास्ट पे हम कंपोजिशन किया करते हैं उस बंदे पर टैक्सेस कितने अप्लाई करने हैं। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है आज हम रेटिंग के हवाले से, वो क्या है जी, ये परसिक्यूट्स एंजॉयड बाय अ सैलिड पर्सन है, जिसमें सबसे पहली जो बात है वो एमटीएस को हम आज डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा मैं स्किप कर गया था इसलिए दरमियान में लिखा हुआ है। एमटीएस क्या है? एमटीएस है मिनिमम टाइम स्केल। कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या स्टेट ने जो ऑर्डिनेंस के अंदर गुंजाइश रखी हुई है वो इस चीज़ की है कि आप जो भी किसी पर्सन की मिनिमम टाइम स्केल, किसी भी शख्स की जो कम से कम बुनियादी तनख्वाह होगी। अब हमें वो पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में बुनियादी तनख्वाह कौन सी पूछी गई है? तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो 20,000, 1,000 एंड 30,000, इसका मतलब है कि 2,000 रुपये 20,000 रुपये उस बंदे की बुनियादी तनख्वाह होगी, 1,000 उसे इंक्रीमेंट मिलेगा 1 साल के बाद, और 30,000 से ज़्यादा उस स्केल की तनख्वाह नहीं जाएगी। हमें जिस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वो कौन सी है? ये 20,000 मिनिमम। ये है मिनिमम, ये है टाइम स्केल, ये है टाइम, और इस स्केल तक ये सैलरी स्केल की ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। तो हमें कम से कम तनख्वाह जो होती है 20,000 जो है इसकी, हमें इससे गर्ज हुआ करेगी। जब भी क्वेश्चन में ये आएगा ये हम देखेंगे इसे लिखना कैसे, राइट डाउन कैसे करना है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के दौरान, और इसको हमने स्टडी करने के हवाले से यही था कि एमटीएस का कंसेप्ट इतना ही है। पेपर में इस हवाले से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि एमटीएस, व्हाट इज़ एमटीएस या कोई भी चीज़। दूसरा, अकामोडेशन की हम बात करते हैं, जिसमें फर्निश अकामोडेशन होती है और अनफर्निश होती है। अकामोडेशन है क्या? अकामोडेशन जिस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में एक अकामोडेशन के हम क्वेश्चन करते हैं कि हम दादे बहमी हैं, ये भी एम्प्लॉयर की तरफ से अपने मुलाजम के लिए, मालिक की तरफ से मुलाजम के लिए जो है अकामोडेशन की फैसिलिटी होती है। हाउस रेंट की ये फैसिलिटी को कहा जाता है, और भी फैसिलिटीज़ इस टाइप की हो सकती है जो अकामोडेशन में आती हैं, लेकिन इसमें हाउस रेंट अनाउंस और हाउस रेंट फैसिलिटी 2 तरह की अकामोडेशन होती है। सबसे पहले हाउस रेंट अनाउंस। अब ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी जो है ये घर में रहने की है, या तो मालिक अपने मुलाजम को घर में रहने के लिए पैसे दे दे, वो कहे जी ये मेरे से इतने पैसे ले लें, आप जहाँ मर्ज़ी घर जाके तलाश करें, जैसे मर्ज़ी रहें, या मेरे से ये पैसे वसूल करें, चाहे अपने घर में रहें। जो हाउस रेंट फैसिलिटी होती है इसमें मालिक अपने मुलाजम को, एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉई को घर में रहने की सहूलत दे देता है, वो घर दे देता है। जब वो घर दे देता है तो फिर ये अनाउंस नहीं मिलता। तो हाउस रेंट अनाउंस जो होता है इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है? हाउस रेंट अनाउंस का जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो ये लिखा हुआ है। टैक्स ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? हाउस रेंट अनाउंस फुली टैक्सेबल होते हैं। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाएगा कि हाउस रेंट अनाउंस, तो हम उसे क्या करेंगे, फ़ौरन उठा के फुली टैक्सेबल कर देंगे। फुली टैक्सेबल का मतलब है कि आप हमेशा उस अमाउंट को फाइनली कॉलम में लिखेंगे, उस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई परसेंटेज नहीं लेंगे, सिंपली उसे अमाउंट को जैसे लिखी हुई है हूबहू फुली टैक्सेबल कर देंगे। दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में ये अमाउंट हमेशा हम जो टैक्स की कैलकुलेशन किया करते हैं वो एनुअली होती है। हमने लास्ट में क्वेश्चन पढ़ा था टैक्स ईयर का। टैक्स ईयर में था कि टैक्स ईयर जो होता है वो 12 मंथ का नॉर्मली होता है, तो ये हमेशा एनुअली होती है। अगर क्वेश्चन में हाउस रेंट अनाउंस की अमाउंट जो है वो मंथली बेसिस पे उसने बताई हो, तो हम क्या करेंगे, उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये 1 महीने का अनाउंस मिलना था, तो हम क्या करेंगे, उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो कहता है जी हाउस रेंट अनाउंस इज प्रोवाइडेड ऑन मंथली बेसिस रुपीज़ या एट द रेट ऑफ, से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके 1,20,000 की अमाउंट को हम क्या कर देंगे, फुली
टैक्सेबल कर देंगे। ये था हाउस रेंट अनाउंस का ट्रीटमेंट, ये पहली बात। दूसरा, ये जो अनाउंस मिल रहा होता है घर के में रहने के, ये घर फर्निश भी हो सकता है। अब दूसरी, ये तो था पैसे मिल जाए। दूसरा, अगर मालिक घर दे दे, अगर घर दे देता है आपको रहने के लिए, तो वो घर दो तरह का हो सकता है, फर्निश हो सकता है, अनफर्निश हो सकता है। फर्निश घर में क्या होगा, फर्निश घर में आपको फैंस, कपबोर्ड, जो फर्नीचर का सामान है, ये सारा का सारा कुछ, मतलब एक सजा सजाया घर आपको मिल जाएगा। आपने सिर्फ वहाँ जाके रहना है, आपको चाबियाँ दे दी जाएंगी घर के रहने के लिए। अनफर्निश क्या होता है, अनफर्निश ऐसा घर होता है जिसमें इस तरह की सहूलियात नहीं होती, वो सिर्फ एक मकान होता है जिसके अंदर सामान आपने खुद अपना सारा लेके जाना होता है। अब इन दोनों चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में फर्निश कर देने का कहे या अनफर्निश कर देने का कहे, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, इनका ट्रीटमेंट सेम रहेगा। वो कहेगा जी हाउस रेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई, इफ़ दिस फैसिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम देन इतने % उसे अनाउंस मिलने थे। मीन्स कि उसे घर में रहने की सहूलत दी गई है, अगर ये घर में रहने की सहूलत ना मिलती तो फिर इतने पैसे हर महीने मिलने थे। अब ये एक स्टेटमेंट दी होगी, जब इतने पैसे मिलने थे तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसको फुली टैक्सेबल नहीं करना, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वो ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंट इंटाइटलमेंट अमाउंट। वो उसने बताया होगा, इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम देन क्या करना था। तो जितने वो उसने अनाउंस बताए हुए थे, फ़र्ज़ करें उसने कहा था कि अगर ये सहूलत ना मिलती तो हमने 12,000 रुपये या 20,000 रुपये जो है वो एक महीने का अमाउंट पे करनी थी। 20,000 अगर वो पे करनी थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,40,000 रुपये की अमाउंट आ जाएगी 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी सी चीज़ एक हमने याद रखनी खुद से ये रेटिंग है कि 45% ऑफ MTS लिया करना है। MTS क्या है, हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन में हमने प्रायोरिटी देनी है कि MTS का लें। अगर क्वेश्चन में MTS नहीं दिया हुआ, आपको उसने उसकी बुनियादी तनख्वाह नहीं बताई हुई, ये जो थी स्केल की स्टार्टिंग पे थी जब उसने ज्वाइनिंग की, तो फिर हम क्या करेंगे, जो उस बंदे की मौजूदा बेसिक सैलरी होती है, क्वेश्चन में बेसिक सैलरी ज़रूर दी होती है, तो हम उस बेसिक सैलरी का 45% लेके, अब देखें यहाँ पर बेसिक सैलरी फ़र्ज़ करें उसने बेसिक सैलरी जो दी हुई थी वो 3 लाख थी। अब हम क्या करेंगे, 45% लेंगे इस 3 लाख रुपए का। अब हम थोड़ी कम कर लेते ताकि आसानी से समझ आ जाए। 1 लाख रुपए है तो 45% जब लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब ये उसने दिया हुआ जी हाउस रेंट फैसिलिटी, आपको क्वेश्चन में फ़र्ज़ करें हाउस रेंट फैसिलिटी दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेंट इंटाइटल, वो कहता है जी हाउस रेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम देन क्या होना था, 12 लाख रुपए उसे एनुअली मिलने थे। तो आप क्या करेंगे, रेंट इंटाइटलमेंट अमाउंट, या फ़र्ज़ करें वो आपको मंथली बेसिस पे दे देते, तो आप क्या करेंगे, अब पहले नंबर पर 12,000 को 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जो अमाउंट आएगी वो यहाँ सेकंड लास्ट कॉलम में लिखें। दूसरे नंबर पर आप 45% ऑफ MTS लिया करेंगे। 45% MTS फ़र्ज़ करें, MTS जो था वो दिया हुआ था क्वेश्चन में 1 लाख रुपए या 1,20,000 कर लें, उसकी उसने तनख्वाह बताई हुई थी हमें 10,000 रुपये, 1,000 इंक्रीमेंट था और 20,000 तक ये ज़्यादा से ज़्यादा जानी थी। अब हमें ये चीज़ चाहिए थी यहाँ से 1,000, हम मिनिमम जो उसका टाइम स्केल था उसका 45% लेंगे, तो 1 लाख कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई भी 12 मल्टीप्लाई 45%, तो ये 1,20,000 का 45% लेंगे। 45% लेके जो अमाउंट आएगी उसे भी सेकंड लास्ट कॉलम में लिख लेंगे। अब इन दोनों में से कोई एक अमाउंट जानी है। टैक्स में एक रूल हमेशा याद रखिएगा, जब भी बीकम की टैक्स के हवाले से, कहीं और रूल थोड़ा आगे पीछे चेंज भी हो सकता है, कोई भी जब टैक्स लगाने की बारी आएगी तो वो हमेशा कहेगा हायर अमाउंट पर आप टैक्स अप्लाई करेंगे। दोनों में से दो अमाउंट्स में जब कंपैरिजन करने की बात आएगी तो कहेगा हायर अमाउंट पर टैक्स लगाएं, और जब भी कभी एग्जम्पशन की बात आएगी, कोई रिलीफ मिलना होगा, तो वो हमेशा कहेगा छोटी अमाउंट पर आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब हायर अमाउंट पर टैक्स लगेगा और लेसर अमाउंट पर रिलीफ मिलेगा। ये पॉइंट कहीं लिख लें, नोट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के इन चीज़ों ने कॉम्प्लिकेशन पैदा करनी। इसी वजह से बच्चे कहते हैं हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि उन्हें रेटिंग का सही तरह आइडिया नहीं होता कि उन चीज़ों का ट्रीटमेंट क्या करना है। तो रेंट इंटाइटलमेंट की अमाउंट भी हमने लिख ली, 45% ऑफ MTS लिख लिया। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में MTS नहीं दिया हुआ, उसने बेसिक सैलरी, दूसरी ऑप्शन हमारे पास होती है, फिर हम बेसिक सैलरी का ले लिया करते हैं, वो हमें ज़रूर दी होती है, तो उसका हम ले लेते 45% और इसे सेकंड क्लास कॉलम में लिखते। अब इन दोनों में से विच एवर इज, नीचे आप लिखेंगे बकायदा, विच एवर इज लेसर विल बी टैक्सेबल। आपके पास जगह होगी, आगे नहीं कॉलम में लेके जाना। इसे आप इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट आएगी, इन दोनों में से कोई एक अमाउंट उठा के उसे क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल कर देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट था जो आज हमने इसे स्टडी किया है। अब इसके अलावा अगर मैक्सिमम चीज़ है तो ये हो सकती है कि ये जो 45% रेट है, ये चीज़ भी याद रखें। क्वेश्चन पेपर में चेंज हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है आपके बुक के अंदर ना कहीं पॉइंट दिया हो, शायद देखा तो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि बिग सिटी का रेट जो है
वो 45% है। इसके अलावा अदर देन बिग सिटी जो रेट है वो कितना है, 30% है। अगर वो आपको अदर देन बिग सिटी की बात करता है, खुद बता देता है कि ये जो आपको अनाउंस मिल रहा है, हाउस रेंट फैसिलिटी दी गई है, ये अदर देन बिग सिटी है, तो फिर आप इस बेसिक सैलरी का या एमटीएस का प्रेफरेंस हमेशा हमने एमटीएस को देनी है। फिर आप इस एमटीएस का या अगर नहीं है तो बेसिक सैलरी का कितने परसेंट लेंगे, 30%। मतलब यहाँ पे जहाँ 45% लिया सिर्फ 30% लेंगे, बाकी सारा ट्रीटमेंट जो है वो सेम एज इट इज़ रहेगा। मैं नोट्स से भी आपको दिखा देता हूँ। नोट्स में ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप इसको थोड़ा जूम कीजिए सर, क्लियर है। ये जी नोट्स में क्वेश्चन है हमारे पास। अगर नोट्स आपके पास मिल जाएँ, किसी बच्चे ने मंगवाने होंगे तो उसे मिल जाएंगे। ये नोट्स में क्लियर है, स्टेटमेंट सीधी सीधी लिखी हुई है। बुक में क्वेश्चन का पेज नंबर मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर 77 के करीब है, जहाँ पर ये सैलरी की सारी चीज़ें शुरू लिख रही हैं। लेकिन वहाँ पर लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और कैलकुलेशन भी साथ है, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए ये नोट्स पे क्वेश्चन उतार दिया गया कि आप इजीली इसे लर्न करें और आराम से पेपर दें। अब यहाँ पर नोट्स में जो लिखा हुआ है वो यही, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अकोमोडेशन लिखा हुआ है। अकोमोडेशन क्या है, अकोमोडेशन वन ऑफ द बेनिफिट, ये एक वो फ़ायदा है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय, जो मालिक की तरफ से मुलाजिम को दिया जाता है। द अकोमोडेशन फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग मैनर्स, कहता है ये इन तरीक़ाकार के साथ दी जा सकती है। नंबर 1 हाउस रेंट अनाउंस, पहले नंबर पर वो आपको अनाउंस दे सकता है, जो कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और दूसरे नंबर पर हाउस रेंट फैसिलिटी मिल सकती है, और फैसिलिटी फर्निश या अनफर्निश हो सकती है, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाउस रेंट अनाउंस जो है उसने ट्रीटमेंट दिया हुआ है, फुली टैक्सेबल होता है। उसके बाद अकोमोडेशन फैसिलिटी जो है फर्निश हो या अनफर्निश, उसके मतलब उसने स्टेटमेंट दी हुई, ये कप बोर्ड और सारा कुछ हो तो उसे फर्निश कहते हैं, अनफर्निश कहते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट नीचे लिखा हुआ है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, हाउस रेंट फैसिलिटी हेडिंग देके इसी तरह एज इट इज़ पेपर में क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर 1 अमाउंट रिसीवेबल और इंटाइटलमेंट अमाउंट, कोई एक लिख लें, अमाउंट रिसीवेबल रेंट या फिर रेंट इंटाइटलमेंट अमाउंट, जो कि मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। बेहतर है कि आप यही बुक को फॉलो करें, यही दिया हुआ है। तो ये नंबर 1। नंबर 2 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी, एमटीएस दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो बेसिक सैलरी का। और इन दोनों में से जो लेसर अमाउंट और हायर अमाउंट आएगी वो क्या होगी, फुली विच एवर इज हायर विल बी फ्रॉम 1 और 2 शैल बी टैक्सेबल। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। नीचे एक नोट दिया, इफ अमाउंट रिसीवेबल और इंटाइटल फॉर अकोमोडेशन इज नॉट नोन, देन क्या करेंगे, 45% ऑफ एमटी। कहता है अगर फर्ज करें, क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ है कि हाउस रेंट फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि इफ दिस अकोमोडेशन फैसिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड देन कितने पैसे मिल रहे थे। ये वाली स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में नहीं बताता तो फिर क्या करेंगे, ये वाली चीज़ नहीं दी हुई, अकोमोडेशन फैसिलिटी जो अगर ना मिलती तो कितने अनाउंस मिलने थे, इफ़ दिस अकोमोडेशन फैसिलिटी ना वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम, तो देन कितना मिलना था। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सिर्फ 45% ऑफ एमटीएस लेके फाइनल कॉलम में ले जाके से फुली टैक्सेबल कर देना, क्योंकि इसका कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरी चीज़ आपके पास है ही नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पर अगर क्वेश्चन में उसने आपको बिग सिटी मेंशन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो आप हमेशा यही ज्यूम करेंगे ये बिग सिटी की बात हो रही है। खुद मेंशन कर दे, खुशाब सिटी, पुराना गोल्ड एरिया बता दे आपको, को बैकवर्ड एरिया को नाम लेके, जिससे अंदाज़ा हो जाता है सुनने के बाद हमें कि वो जो बैकवर्ड एरिया है अदर देन बिग सिटी है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपने 45% लिया वहाँ क्या लेंगे, 30%। तो ये आज का टॉपिक था, अकोमोडेशन जो आपको मिलती है हाउस रेंट की या हाउस रेंट फैसिलिटी की, उसके हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक हम आज कन्वेंस का है, वो शुरू करते हैं। इसका अगर मालिक अपने मुलाजम को, एम्प्लॉयर प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एम्प्लॉई ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस की फैसिलिटी दे देता है, तो देन टैक्स व्हाट विल बी टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा कन्वेंस के हवाले से भी सेम एज इट इज़। अगर मालिक अपने मुलाजम को, एम्प्लॉई को कन्वेंस के अनाउंस दे देता है, वो कहता है जी आप जैसे मर्जी आएँ, मेरी तरफ से रिक्शे पे आएँ, मेरी तरफ से गाड़ी पे आएँ, मेरी तरफ से ट्रक पे आएँ, मुझे इन टाइम ऑफिस आप चाहिए, तो इन टाइम ऑफिस आ जाएं आप, बस बात ख़त्म। तो आप क्या करेंगे, कन्वेंस की जितनी भी अमाउंट दी होगी, फ़र्ज़ करें उसने आपको दिया हुआ था 1,20,000 रुपये की अमाउंट थी जो कन्वेंस की वो मिल रही थी, एनुअली बताई हुई, मंथली बताई होगी तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या करेंगे, फुली की फुली टैक्सेबल कर देंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बुक में लिखा भी हुआ है, फुली टैक्सेबल इसका ट्रीटमेंट होगा जी। तो ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हम फाइनल कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है जी, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़। अगर मालिक आपको कन्वेंस की पैसे नहीं देता, बल्कि वो कहता है जी मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, तो गाड़ी देने की सूरत में क्या होगा, वो जो गाड़ी प्रोवाइड करेगा, आपको मुहैया करेगा आपके घर से आने जाने के लिए, सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, वो कहता है जी आप ये गाड़ी रख लें, इसको आपने घर में इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू, मसलन उसने एक्सपेंसिव भी हो सकता है, पेट्रोल इतना यूज़ हुआ है, इन चीज़ों का हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि टैक्स हमेशा इनकम पर कैलकुलेट होता है, एक्सपेंडिचर पर नहीं होता। आपने हमेशा जब भी देखना है किसी भी पर्सन की इनकम को देखना है, एक्सपेंडिचर्स को नहीं देखना। तो क्या करेंगे, हम उस प्राइवेट यूज़ के लिए सिर्फ पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़ के लिए सिर्फ देता है तो हम उसकी
फेयर मार्केट जो वैल्यू होगी उसका कितने परसेंट लेंगे, 10% लेके फुली टैक्सेबल कर देंगे। फ़र्ज़ करें ये वैल्यू उसने दी हुई थी 1 लाख, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का 10% लेंगे जो कितना आ जाएगा 10,000, तो इसे फुली टैक्सेबल कर देंगे लेके। ये इसका ट्रीटमेंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि वो गाड़ी की सहूलत दे, लेकिन वो कहे जी आपने घर में भी इसे इस्तेमाल करना है, ऑफिस में भी इसे इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या होगा, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़, ज़ाती और कारोबारी मकसद के लिए, दोनों मकसद के लिए अगर गाड़ी इस्तेमाल करनी है। या फिर इस तरह से भी कह सकता है कि कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर बोथ पर्पस, बोथ पर्पस मीन दोनों मकसद के लिए, तो दोनों मकसद आपको अंडरस्टैंड है अब। तो इनके लिए अगर बात करते हैं तो इसको हाफ कर देंगे रेट को, कितना है जी 5% हो जाएगा। उस फेयर मार्केट वैल्यू का आपने 5% लेना है, तो फिर ये 10,000 की बजाय कितना आ जाएगा 1 लाख का अगर आप ये लेंगे 5%, तो ये आपके पास 5,000 आ जाएगा। तो 5,000 की अमाउंट आप टैक्सेबल कर देंगे। कोई एक पॉइंट आएगा, सारे नहीं आएंगे, यहाँ अनाउंस आएगा, या आपको सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए कन्वेंस प्रोवाइड करेगा, या आपको बहुत पर्पज़ के लिए करेगा। अब चौथा पॉइंट भी एक हो सकता है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं इस अंदाज में, वो कहे जी कन्वेंस खरीद के नहीं देनी, कन्वेंस लीज पर लेके आपको दे दे, किसी से ठेके पर, किसी से रेंटल वैल्यू पर सालाना एग्रीमेंट करके। वो कहता है जी एक बंदे से एक कार लीजिंग कंपनी थी, उसके साथ उसने ठेका कर लिया, 50 लाख वाली गाड़ी उसने रेंट पर ले ली। वो कहता है जी ये रेंट पर दे दे मुझे, मैं आपको सालाना 10 लाख रुपये दूंगा, इस गाड़ी को ठीक अच्छी हालत में मैं आपको वापस कर दूंगा, चलती चलाती जो वर्किंग में होगी जैसे आप दे रहे हैं, कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी, कोई इसका मसला नहीं होगा। तो ये जो लीज पर आप लेंगे, बाकी सारा कुछ सेम ट्रीटमेंट यही दोनों होने हैं जो आपने पहले पढ़ लिए हैं। लीज पर लेने की सूरत में या तो वो लीज पर लेकर आपको कहेगा जी आप इन केस फॉर पर्सनल यूज़, आपको कहे जी लीज पर लेके दे दे, और कहे जी फॉर ज़ाती इस्तेमाल के लिए मैंने दी है, तो फिर आप उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू का, उस गाड़ी को लीज पर कितने का लिया है इस चीज़ को नहीं देखना, आपने देखना उस गाड़ी की कीमत कितनी है, कीमत वो आपको बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप इस गाड़ी की वैल्यू का जो फेयर मार्केट वैल्यू है करंट उसकी मार्केट में, उसका 10% लेके इसे क्या कर देंगे, फुली टैक्सेबल कर देंगे। फ़र्ज़ करें इस गाड़ी की वैल्यू जो 10 लाख थी, तो आप इसका 10% ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1 लाख। इसी तरह से वो आपको कहता है जी लीज पर लेकर पर्सनल और ऑफिशियल बहुत पर्पस के लिए दे दे, तो फिर आप इस गाड़ी का कितने परसेंट लेंगे 5%, तो वो कितना आ जाएगा, इस 10 लाख का लेंगे तो वो आपके पास 50,000 आ जाएगा। ये कन्वेंस का ट्रीटमेंट था जो प्रॉपर है। इसके अलावा नोट्स में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। नोट्स में आप क्वेश्चन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन सेकंड स्केड्यूल इनकम टैक्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक उसने सारा क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है बना के मैंने। तो ये लॉ की बुक से ही लिखा गया, को अपने पास से नहीं लिखा गया, मौजूद मुगल की बुक से सारा डाटा लिया गया। कन्वेंस के मतलब उसने लिखा हुआ है कन्वेंस क्या है, तो उसने बताया हुआ है जी मालिक अपने मुलाजिम को अगर गाड़ी मुहैया करता है तो उसे कन्वेंस कहते हैं, और अगर वो पैसे दे देता है तो उसे अनाउंस कहते हैं। तो फिर सबसे पहले अनाउंस की बात हुई है। अनाउंस किया है जी पैसे देने की सूरत में उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, फुली टैक्सेबल। बी पॉइंट दिया हुआ जी कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़, हमने डिस्कस कर लिया है। सी पॉइंट दिया हुआ जी कन्वेंस अगर मालिक देता है और ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों के लिए है, तो उसमें उसने बताया हुआ जी 5% कॉस्ट का लेंगे। थर्ड डी पॉइंट है जी एक्वायर द कन्वेंस ऑन लीज, तो लीज पर अगर लेकर दे दे तो फिर वो मैंने आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको यकीनन कि इन केस अगर पर्सनल लीज पर लेकर दी है, पर्सनल इस्तेमाल के लिए सिर्फ, तो 1 लाख। अच्छा एक और पॉइंट हो सकता है, वो भी ध्यान में रखें क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। अगर वो कहता है जी गाड़ी सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए दी है, तो ऑफिशियल यूज़ का भी कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं किसी पूरी इनकम टैक्स में नहीं करना, क्योंकि ऑफिशियल यूज़ इंडिविजुअल पर्सन के इस्तेमाल में ही नहीं है, ना तो उससे उसके बेनिफिट है, ना ही उसको उससे कोई इनकम हुई है। तो या तो आपको कोई इनकम हो या बेनिफिट हो तो फिर उस चीज़ों पर टैक्स ट्रीटमेंट करेंगे हम, अदरवाइज ऑफिशियल यूज़ पर भी अमल नहीं किया करते। तो अगर वो कहते हैं जी कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर टू एम्प्लॉई ऑफिशियल यूज़, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसको सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए दिया गया, आप यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको कन्वेंस का टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। ले जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेडिकल का। मेडिकल का ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकल का ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेडिकल अनाउंस यहाँ तो दे सकता है, वो कहे जी पैसे, वैसे तो हम अनाउंस का यही पढ़ते हैं कि हम फुली टैक्सेबल कर देते हैं, लेकिन मेडिकल अनाउंस का थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ कुछ कंडीशंस लगी होंगी, वो अगर वो बताए इस तरह तो इस तरह करेंगे, अगर वो इस तरह बताए तो इस तरह करेंगे, या फिर साथ ही वो मेडिकल फैसिलिटी भी देगा। ये 2 पॉइंट इकट्ठे आते हैं। फ़र्ज़ करें एक भी आ जाता है तो ट्रीटमेंट इनके मुताबिक होगा जो ऊपर कंडीशन लिखी हुई है। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में लिखा हुआ जी मेडिकल अनाउंस और फैसिलिटी इकट्ठा आ गया है। देखिए जी मेडिकल अनाउंस जो है इनके 2 ऑप्शन के साथ होगा कि अगर अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में लिखा हुआ आगे जी अंडर नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप क्या करेंगे, मेडिकल अनाउंस जो होते हैं ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी का लेके जो उसने अमाउंट दी उसमें से माइनस कर देंगे। कैसे माइनस कर देंगे, ये मेडिकल अनाउंस फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई 1,60,000 की,
और बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दी हुई 12 लाख, तो आप क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी, 12 लाख, 12 लाख का 10% लेंगे, 10% लिया तो हमारे पास 1,20,000 रुपये आ गया। तो इस 1,20,000 को माइनस करने के बाद 10% तक एग्जेम्प्ट थी, तो उस जितनी उसको वैल्यू अमाउंट प्रोवाइड की गई है ना उसकी, उसमें से 10% लेके एग्जेम्प्ट कर दिया बेसिक सैलरी का। यहाँ MTS का कोई एग्जाम नहीं, यहाँ पर बेसिक सैलरी ही है, उसी का ही लेना है, तो उसे रिमेनिंग अमाउंट को हम क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल कर देंगे। इसी तरह देखें अनाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो एग्जाम करेंगे, वो ट्रीटमेंट आपको समझा दिया। अब मेडिकल फैसिलिटी आ जाए, नॉट अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, ये दोनों पॉइंट जब इकट्ठे आएंगे तो इसे क्या करेंगे, फुली टैक्सेबल। मसलन आप मेडिकल फैसिलिटी को क्या करेंगे, उठा के फुली टैक्सेबल कर देंगे। फ़र्ज़ करें इसकी अमाउंट 1 लाख थी, तो आप वो 1 लाख की अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट को अगर इकट्ठे आ जाते हैं और नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये ट्रीटमेंट होगा कि पहले नंबर पर हम उसका 10% लेके मेडिकल अनाउंस में से माइनस करेंगे, दूसरे नंबर पर फैसिलिटी को फुली टैक्सेबल कर देंगे। अब दूसरी चीज़ कि अगर नॉट अंडर द के अलावा अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं, तो फिर क्या, मेडिकल अनाउंस को हम फुली टैक्सेबल कर देंगे। फ़र्ज़ करें ये 1,20,000 थे, तो हमने इन्हें क्या किया, फुली टैक्सेबल कर दिया। और मेडिकल फैसिलिटी जो होगी उसे क्या करेंगे, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये इसको ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, लिखना भी है तो इसको सेकंड लास्ट कॉलम में, फ़र्ज़ करें इसकी अमाउंट 1 लाख की, तो आप लिख के डबल अंडरलाइन कर दें, डैट्स इनफ। ये अगर अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाए तो मेडिकल अनाउंस को हम फुली टैक्सेबल करते हैं और मेडिकल फैसिलिटी को फुली एग्जेम्प्ट करते हैं, इसको आगे नहीं लेके जाना। ये चीज़ थी। अब तीसरी चीज़ बड़ी अहम है कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ और साथ लिखा ही नहीं हुआ कि वो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो देन क्या ट्रीटमेंट होगा। आप हमेशा प्रेफरेंस देंगे, क्या अज्यूम करेंगे कि वो नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आप इस चीज़ को फिर भूल जाया करेंगे यही। अब चौथी एक और चीज़ है, फ़र्ज़ करें क्वेश्चन में सिर्फ मेडिकल अनाउंस दिए हुए, फैसिलिटी नहीं दी हुई, साथ दिया भी कुछ नहीं हुआ, तो आपने रूल्स वही हैं। मेडिकल अनाउंस के लिए क्या अज्यूम करना है, नॉट अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट क्या बनता है, इसके मुताबिक 10% बेसिक सैलरी का लेके इसमें से एग्जेम्प्ट कर देना है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ और इसके साथ लिखा हुआ है कि अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका क्या ट्रीटमेंट अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि मेडिकल फैसिलिटी को अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में फुली एग्जेम्प्ट करते हैं, तो आप भी इसका कुछ नहीं करेंगे अगर ये सिंगल वैल्यू दी हो। तो अगर ये सिंगल दी हुई है इसके मुताबिक तो इसे फुली टैक्सेबल कर देंगे। मींस आपने ट्रीटमेंट याद रखना है कि अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा और नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, तो उसके मुताबिक ये अकेला आ जाए, ये दोनों इकट्ठे आ जाएं, जो जिसका ट्रीटमेंट बनता है आपने वही करना है। इसको प्रीवियस को ज़रा ध्यान से सुनेंगे, दोबारा गौर से, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के हवाले से हमें सिंगल वन वैल्यू है कि इंटरटेनमेंट फैसिलिटी मिल सकती है या ना हो। फैसिलिटी का हम कुछ भी नहीं करते, ना ही इंटरटेनमेंट रीइंबर्स हो जाए। रीइंबर्स का मतलब होता है जो अखराजात आपने किए हैं एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉई को वापस कर दे, तो इस केस में भी इंटरटेनमेंट का हम कुछ नहीं करते, ना ही हम रिमांड बैक का, ना ही हम इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी का। सिर्फ इंटरटेनमेंट अनाउंस आ जाए, मालक मुलाजम को पैसे दे दे, वो कहे जी जाके जहाँ मर्जी आप इंजॉय करें, आप यूट्यूब पे गाने सुने, इंटरनेट का पैकेज करवा के आप किसी होटल में जाके खाना खाएं, आप दुबई चले जाएं सैर सपाटे करने के लिए, व्हाट्सएवर वो अमाउंट पे डिपेंडेड है, तो वो आपकी मर्जी है। इंटरटेनमेंट अनाउंस क्या होते हैं, हमेशा फुली टैक्सेबल होते हैं। फैसिलिटी वगैरह का हम कुछ भी नहीं करेंगे। स्पेशल एडिशन अनाउंस है सेकंड। स्पेशल एडिशन अनाउंस क्या है, ख़ास किस्म का कोई अनाउंस किसी खास एम्प्लॉय को मिलना शुरू हो जाए, या सबको एक ख़ास एक पूरे डिपार्टमेंट को एक अनाउंस मिलना शुरू हो जाए, तो वो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है, फुली टैक्सेबल। आपने उसे फाइनल कॉलम में लिखना है। मसलन फ़र्ज़ करें उसकी 1,000 रुपये अमाउंट थी या 10,000 रुपये अमाउंट थी, तो आपने 10,000 रुपये फुली टैक्सेबल कर देना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है, फुली एग्जाम्प्ट होता है, इसका हम लिखते ही नहीं है, मेंशन ही नहीं करेंगे। आप अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके साथ मेंशन हो कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो फिर ये आपने कहना, और मोस्टली आपके क्वेश्चन में प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का ही ट्रीटमेंट किया गया है, ये है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है जी स्पेशल अनाउंस। स्पेशल अनाउंस क्या है, स्पेशल अनाउंस आप कहते हैं TADA किट वगैरह जो आपको मिलती है, मसलन आर्मी को वर्दी मिलती है, तो जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्मिटी के लिए। देखिए इसमें ऑफिशियल बेनिफिट होता है, पर्सनल बेनिफिट एम्प्लॉय का नहीं होता। एम्प्लॉय मजबूरी से वो वर्दी पहन रहा है ना, उसको शौक तो नहीं कि वो वर्दी पहन के बॉर्डर पर खड़ा हो, वो उसे एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो जब भी किट अनाउंस या ट्रैवलिंग अनाउंस या डेली अनाउंस को मिलेगा, तो ये ऐसे अनाउंसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेशल अनाउंस। और स्पेशल अनाउंस का ट्रीटमेंट क्या होता है, फुली एग्जाम्प्ट। इसका हम ट्रीटमेंट फुली एग्जाम करें। मसलन पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसे कि पेट्रोल पंप पे वो उसने एक किट दी होती है, उन्होंने चौकीदार को एक किट दी होती है पहनने के लिए, पता लगता है कि ये गार्ड है बैठे हुए, पता लगता है जी ये तेल डालने वाला है पेट्रोल पंप पेट्रोल पे। तो इन तरह की चीज़ों को क्या करते हैं हम, इसका भी कुछ नहीं करेंगे, इसका भी कुछ नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे और इसका भी। इंटरटेनमेंट अनाउंस को फुली टैक्सेबल करेंगे, स्पेशल एडिशन अनाउंस फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को फुली टैक्सेबल करेंगे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जाम्प्ट करेंगे। स्पेशल अनाउंस को हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी एग्जाम्प्ट होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जी टॉपिक हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था एग्जाम्पशन के हवाले से सैंकेड स्केड्यूल की, या फिर कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलते हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कन्वीनियंस अनाउंस था, उसके बाद इंटरटेनमेंट अनाउंस है, स्पेशल एडिशन अनाउंस है, स्पेशल अनाउंस है। स्पेशल अनाउंस तक यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है, और इससे आगे है यूटिलिटी अनाउंस और लोन टू एम्प्लॉई। अब यूटिलिटी अनाउंस क्या है? अगर मालक अपने मुलाजम को बिजली के बिल जो होते हैं, आपके इंटरनेट के बिल होते हैं, जो वाटर के बिल होते हैं, ये जो बिल्स हैं इनको हम यूटिलिटी बिल्स कहते हैं। अगर मालक अपने मुलाजम को यूटिलिटी की सहूलत प्रोवाइड करता है तो यूटिलिटी अनाउंस क्या होते हैं? फुली टैक्सेबल होते हैं। अच्छा, इस तरह से भी हो सकता है, वो कहे जी 10,000 रुपये एम्प्लॉयर ने दिए हैं, बिल टोटल था एम्प्लॉई का 20,000 और 10,000 एम्प्लॉयर ने दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? जो एम्प्लॉई ने खुद पे किए हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो एम्प्लॉयर ने दिए हैं सिर्फ वो क्या होंगे? फुली टैक्सेबल होंगे। आपने एम्प्लॉयर ने देखना है इनके एम्प्लॉयर ने कितने प्रोवाइड किए हैं, तो एम्प्लॉयर जो भी यूटिलिटी अनाउंस प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉय को वो फुली टैक्सेबल होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिखा भी हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, वाटर, टेलीफोन वगैरह के बिल्स हो सकते हैं। ये थोड़ा जूम कर दे ताकि समझ आ जाए बच्चों को। नेक्स्ट 8 पॉइंट ले जी, बीकम की बुक के हवाले से जो न्यूमेरिकल हमने करना है इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन का, उस हवाले से आज का हमारा ये लास्ट पॉइंट है जो सैंकेड स्केड्यूल की एग्जाम्पशन के हवाले से है, जो आप पेपर में लिखेंगे। वो क्या है? लोन के मालक एम्प्लॉयर जो है वो अगर अपने एम्प्लॉई को लोन दे देता है तो उस पर क्या ट्रीटमेंट होगा। पहली बात याद रखनी कि ये रूल्स तब एप्लीकेबल होंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं जब ये अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा हो। 10 लाख से ज़्यादा मतलब कि 10 लाख 1 रुपये से ये रूल शुरू होंगे कि 10 लाख से नीचे की अमाउंट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरी बात है बेंच मार्केट रेट होता क्या है? काइबर रेट भी इसे कहते हैं, कराची इंटर ऑफर्ड मार्केट रेट या फिर बेंच मार्केट रेट। ये इसका रेट है कितना? ये रेट जो है ये हमारे पास 10% है। 2021 में हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया था, हर साल ये बताया जाता है, हर छमाही के बाद 6 महीने बाद का रेट होता है या 3 महीने बाद का गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हमारी जो डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मनी है वो कितनी है। मसलन आज जो 100 रुपये का नोट है वो आने वाले साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? तो 10% कम हो जाएगी। मीन्स 10% कितनी कम हो जाएगी? 10 रुपये, तो बकाया कितनी रह जाएगी? 90 रुपये। जब हम ये कहते हैं ना इन्फ्लेशन हुई है, तो इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है फ़रातेज़र का कि मुल्क में जो चीज़ों की महंगाई हुई, महंगाई तभी होती है जब वो आपके नोट में वो पावर नहीं रहती, वो कदर नहीं रहती कि वो उस चीज़ को ख़रीद सके। मसलन जो फ्रिज आज 1 लाख रुपये की मिल रही है, आने वाले साल में कितने की मिलेगी? 1,10,000 रुपये की। तो ये हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बता रहा है। अब लोन पे ये रूल कैसे एप्लीकेबल होते हैं? लोन टू एम्प्लॉई, अगर मालिक ने अपने मुलाजम को लोन दे रखा है और ये वैल्यू उसने फ़र्ज़ करें 12 लाख की दी हुई थी, तो आप क्या करेंगे इस 12 लाख पर? वो कहते हैं जी फ्री लोन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, मुफ्त में, कोई रेट नहीं उससे चार्ज किया जा रहा था, तो देन आप पूरा रेट एप्लीकेबल कर देंगे 10%। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? ये 1,20,000 की। अब दूसरी चीज़ है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को रेट जो है वो दिया हुआ है जी 6% पे वो दे रहा है। वो कहते हैं जी 6% पे उसने लोन दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि वो कितना कम पे कर रहा है। कितना कम पे कर रहा है जी? 4%। तो वो जो जितना कम पे कर रहा होगा, जितना कम उससे लिया है, वो हम उस पर एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये 4% लेके जो भी हमारा आंसर आएगा उसे फुली टैक्सेबल कर देंगे। अब अगर वो अमाउंट ही कम थी, फ़र्ज़ करें उसने अमाउंट दी हुई थी जी 9 लाख, तो अब क्या करेंगे? अब कुछ भी नहीं करना। अब अगर वो कहते हैं जी 10% नहीं, वो 11% ले रहा है, तो फिर भी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने तब करना है जब वो रेट कम ले रहा हो। ज़्यादा पे तो पहले ही वो ज़्यादा ले रहा है, या वो अगर वो अमाउंट ही कम है जो हमारे रूल्स एप्लीकेबल होने, तो फिर भी कुछ नहीं करना। तीसरी चीज़ है वेव्ड ऑफ। वेव्ड ऑफ क्या है? वेव्ड ऑफ के लिए ये रूल फॉलो नहीं होते लोन के लिए। वेव्ड ऑफ होता है छोड़ देना, ख़त्म कर देना। मालिक अगर अपने मुलाजम को जो लोन की अमाउंट लेनी थी उसमें से जो बकाया रह गया वो छोड़ देता है, वो अमाउंट 20,000 है, वो अमाउंट 10,000 है, वो अमाउंट 50 लाख है, व्हाट्सएवर वो जितनी भी अमाउंट होगी, जब कभी भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेव्ड ऑफ करेगा तो हम इस अमाउंट को क्या करेंगे? फुली टैक्सेबल कर देंगे। फ़र्ज़ करें उसने ये अमाउंट दी हुई थी 15,000 रुपये की, तो हम इस 1,50,000 कर लें, हम इस 1,50,000 को क्या करेंगे? फुली टैक्सेबल कर देंगे जब कभी भी लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर की बात होगी। तो ये आज का टॉपिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑलमोस्ट हर 1 साल छोड़ के 1 साल ये पेपर में आता है। ये पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 5 से जो 8 सवाल हैं नोट्स के मुताबिक, मैंने क्वेश्चन भी बताए थे आपको। नोट्स से आपको पहले पेज जो पहला लेक्चर है मेरा सुनेंगे तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये जो पहले 5 से 8 सवाल हैं पेपर में, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आना है।
पहली बात तो ये। दूसरा, इन 5 से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते, आपसे होना ही नहीं है, क्योंकि वो रेटिंग आपको पता ही नहीं, उसके इफेक्ट्स नहीं पता, उनके ट्रीटमेंट नहीं पता, उनकी एग्जाम्पशंस के हवाले से नहीं पता, तो आप कैसे करेंगे, उनके रिलीफ एंड अनाउंसिस के हवाले से नहीं पता, डिडक्शंस के हवाले से नहीं पता। तो ये 5 से 8 करने से 20 नंबर का न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, ये 5 से 8 क्वेश्चन करने से एक क्वेश्चन भी पेपर में आ जाएगा। अक्सर औकात कुछ सालों में 2-2 सवाल भी आए हुए इन 5 से 8 में। तो ये एक तो टॉपिक इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि ये थ्योरी के क्वेश्चन जो हैं, दूसरा इसको तैयार करने से आपकी रेटिंग भी तैयार हो जाती है, जो आसानी से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आज का हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले एक नए सवाल के साथ, नई रेटिंग के साथ, जो कि रिलीफ एंड अनाउंसिस का है, मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करूंगा उस हवाले से ऑनलाइन। तो उतनी देर के लिए खुदा हाफिज़। आप लोगों के एक रिक्वेस्ट है, मैंने शुरू से कभी भी नहीं कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा पर्पस जो प्रायोरिटी थी, सबसे पहली बात होती है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी। मेरी जो प्रायोरिटी थी वो मेरा बेटा ये थी कि आप लोगों को नॉलेज मिल जाए, अगर मेरी ज़ात से आपको फ़ायदा मिल सकता है। और मेरी ज़ात से यही फ़ायदा मिल सकता था कि मैं किसी से बगैर फ़ी अफोर्ड की, जो नहीं कर सकता, बगैर फ़ी लिए उसे घर बैठे हुए लेक्चर मिल जाए, उसे आने जाने का टाइम बच जाए, उसकी कॉस्ट बच जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी बच रही हैं तो आपको बेनिफिट है। लेकिन लेक्चर्स तब ही आपको समझ आएंगे, क्योंकि कुछ लोग 1-2 लेक्चर सुन के कहते हैं दरमियान से हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हाँ, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो टॉपिक वाला सिर्फ वो क्वेश्चन सुनने, डेट्स इनफ। लेकिन अगर आपको सारी बुक नहीं आती तो फिर आप पहले लेक्चर से ऑनवर्ड लेक्चर सारे सुनने पड़ेंगे। इसके लिए आसान तरीका ये भी है, एक तो सब्सक्राइब इसलिए कहा जाए कि जी मुझे कोई अमाउंट मिलनी है, मोनेटाइजेशन होनी है। दूसरा इसलिए कि आप लोगों का बेनिफिट है कि सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो जो भी अपलोड होगी वो फ़ौरन से आपको एक मैसेज मिल जाता है, पैगाम मिल जाता है कि जी ये वाला लेक्चर अपलोड हुआ है। तो अगर आपने सुनना होगा तो आप उसे ओपन करके इजीली सुन सकेंगे, नहीं सुनना होगा तो आप उसे स्किप कर देंगे। इसमें आपका ही बेनिफिट है। ले जी, फ़ी ईमानिल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हम अल्लाह हाफिज़।